हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ ऑफ फिजिक्स चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय हम लोग तीन सीरीज चला रहे हैं। एक तो 11th क्लास के लिए बेसिक लेक्चर्स है जो कि हमने स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर टू चैप्टर एनसीईआरटी, और दूसरा 12th क्लास के लिए भी हम पूरी सीरीज एनसीईआरटी की प्रिपेयर कर रहे हैं और एक एक करके लेक्चर अपलोड करेंगे। उसके अलावा एक हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है वो आईआईटी जेई एडवांस्ड और आईआईटी जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसी रेफरेंस में आज हम आपके पास एक क्वेश्चन लाए हैं, हम साथ में मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईई इरुडो बुक और मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो, एक बात इसमें हमें नोट करके रखनी है हमेशा, वो क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉज ऑफ मोशन बेसिक आपको पता होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आता है कि इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए हम कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। तो आपको याद होगा, एक क्वेश्चन और हमने इसी सीरीज में पोस्ट किया था जिसमें हमने उस क्वेश्चन को वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व किया था। देखो, इस क्वेश्चन को ही भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग कई चीजें हैं। सबसे पहले देखो, पहली बात तो ये कि ये सिस्टम एक दिया हुआ है। देखो, हमेशा याद रखो, क्वेश्चन और बुक्स पे ना जाके हमें क्वेश्चन की पूरी सिचुएशन को देखना है, समझना है, तब जाके एनालाइज करके इक्वेशन लिखनी है। फिर अभी जब हम डिटेल में चलेंगे, देखो जहां तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, आपको पता है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको, कहने का मतलब ऐसी फ्रेम में से ऑब्जर्व कर रहे हो जहां पर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, उस फ्रेम में आप बैठे हो, तो जिस भी बॉडी को आप ऑब्जर्व करोगे उस पर फिर स्यूडो फोर्स हमें दिखानी पड़ती है। बस इतना सा फर्क पड़ता है। ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम की रेफरेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी जब ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पर होगा तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है और अल्टीमेटली हम क्या निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स मैकेनिक्स में जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि वेज की फ्रेम में जाके हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। फिर ये हमारा जो वेज है, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं। उसके बाद इक्वेशंस मिलेगी, इनको सॉल्व करके हमें वेज का एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया है, तो हम वेज का एक्सीलरेशन बता सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये पूरा आइडिया है कि कैसे वेज की, इस वाले वेज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके हमें इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उनको कोई इशू नहीं आएगा, वो बड़े इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के पास जाए ये वीडियो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सारे न्यूएंसेस को देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक हम कोई एक एस्पेक्ट ही लेकर आए, बाकी एस्पेक्ट को डिस्कस ना करें। ठीक है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स वे में इसको देखते हैं कि क्या होना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि प्रिज्म वन ऑफ मास m1, प्रिज्म वन ऑफ मास m1 and with angle alpha rests on a horizontal surface. Bar 2 of mass m2 is placed on the prism. Assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism. फिर से पढ़ दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। प्रिज्म वन ऑफ मास m1 and with angle alpha rests on a horizontal surface. Bar 2 of mass m2 is placed on the prism. Assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism. ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, सिंपली ये एक हमारा प्रिज्म दिया है, इसमें वेज को प्रिज्म कहा जा रहा है। ये हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, एंगल अल्फा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेसिकली सारे। तो अब इसको जरा ध्यान से देखो कि यहाँ होने क्या वाला है।
क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या चीज, पहले इस क्वेश्चन को हम इसकी जो है बेसिक्स को डेवलप करके फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, तो मैं इसको मिटा के आपसे पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, पूरा डिटेल में इसको मैं डिस्कस आपके साथ करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी रब ऑफ कर दे रहा हूँ। देखिए, इस डायग्राम को मैं इस कॉर्नर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, या ऊपर सेंटर में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये एंगल अल्फा है, ये है 1, इसको वेज को 1 से मार्क किया गया है, इसका मास है m1, और जो इसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है उसको 2 से मार्क किया गया है, नंबर 2, और इसका मास जो है m2 दिया है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक्सिलरेशन कितना होगा, इस प्रिज्म का एक्सिलरेशन कितना होगा। ब्लॉक का एक्सिलरेशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ब्लॉक का एक्सिलरेशन, इसका एक्सिलरेशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो थोड़ा सा पॉज करके आप चाहे तो वीडियो को ये देखने की कोशिश करिए कि ये वहां पर मोशन किस तरह का हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के क्वेश्चन में ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सिचुएशन को समझना, अगर कॉन्स्ट्रेंट है तो उनको रिलेट करके देखना कि सिस्टम में यहाँ हो क्या रहा है। तो आप चाहे तो 1 मिनट या 30 सेकेंड पॉज करके भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, अब इस सिस्टम को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो रहा होगा। अगर मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा फ्री बॉडी डायग्राम M2 का। ये M2 है, ठीक है, यानी ब्लॉक। अब ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ब्लॉक का वेट और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शन यहां पर है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ तुम प्रिज्म पे, तो ये आपके सामने आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? ये एंगल अल्फा है। देखो, एक तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक को किसने दिया था? प्रिज्म ने दिया था इस सरफेस ने, तो वही नॉर्मल रिएक्शन इसको बाय न्यूटन थर्ड लॉ वापस मिलेगा, राइट। ओके, और कौन सी फोर्स होंगी? एक इसका खुद का वेट जो m1g एक्ट करेगा, और एक जमीन से जो इसको नॉर्मल मिल रहा है, मान लो n डैश, तो ये वाली तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब इस नॉर्मल के अगर आप कंपोनेंट देखोगे ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह का, हॉरिजॉन्टल इस तरह का दिखाई देगा। नीचे आपको पता है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति को जरा देख कर देखिए, हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक राइट हैंड डायरेक्शन यानी इस तरफ एक्सिलरेट होने लग जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर एक छोटा सा मेरे पास अभी, वी विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो, कि एक हम वेज लेंगे, ठीक है, ग्लास का है जो भी मटेरियल का, उस पे ब्लॉक रखेंगे और बिल्कुल ऑयल डाल के फ्रिक्शनलेस कर देंगे जब सरफेस को, तो वहां क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक ऐसे पीछे की तरफ खिसकने लगेगा। और इस ब्लॉक के साथ आपको क्या पता है, जब सिंपल जो वेज ब्लॉक सिस्टम में है, तो होता क्या है, ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। और इसके अगर आप कंपोनेंट्स को देखोगे, तो इसका कंपोनेंट यहां पर देखिए, कॉस अल्फा आएगा, m2g कॉस अल्फा, और यहां पर आएगा m2g साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा। अब मान लीजिए वेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन a1 है, तो इसका एक्सीलरेशन a1 है, जो कि अननोन है, हमें फाइंड करना है। इसका ये इधर जा रहा है, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, मान लीजिए a2 है, वो भी अननोन है। पर क्वेश्चन में हमसे ये फिर पूछा गया है कि जो हमारे पास वेज है, यानी कि जो प्रिज्म है, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, राइट। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या होगा देखिए। होगा क्या यहां पर, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वेज के फ्रेम में,
हम किस फ्रेम में हैं? हम किस फ्रेम में हैं? हम किस फ्रेम में हैं? वेज के फ्रेम में, राइट, वेज के फ्रेम में। अब हम वेज के फ्रेम में हैं, यानी हमारा ऑब्जर्वर जो है वो वेज के फ्रेम में है, और वेज के साथ क्या हो रहा है, वेज खुद ही a1 एक्सीलरेशन, अभी मैंने दिखाया पिछले अभी आपको बोर्ड पे लिखा था, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, और जो हमारे पास ब्लॉक है, जो हमारे पास ब्लॉक है वो a2 एक्सीलरेशन से, a2 एक्सीलरेशन से डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है। तो ये जो है, अभी इसमें क्या होगा कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वेज के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब वेज के ऊपर जब ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो जब ये ऑब्जर्वर वेज के ऊपर है तो इसको सिर्फ इसका मोशन दिखाई देगा कि ये A2 से नीचे जा रहा है, इसके लिए वेज ये रेस्ट में है। और लेकिन क्योंकि आप इस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो इस मास पर स्यूडो फोर्स भी लगेगी, केवल इतना सा फर्क पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स जो मैंने बताया था आपको किस डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में ये वेज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, राइट। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनेगी। इसमें सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, यानी ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए किस तरीके से बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर किस तरह से बनेगा। ये हमारे पास ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, देखिए सबसे पहले तो इस ब्लॉक का वेट, यानी कि M2G, इस ब्लॉक का वेट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि इसको इंक्लाइन प्लेन से मिला है। और इसके अलावा इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी एक्ट करेगी। अब स्यूडो फोर्स इसके ऊपर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, स्यूडो फोर्स इसमें जैसे इस डायरेक्शन में प्रिज्म हमारा जा रहा था, तो ऑब्जर्वर को जो यहां पर है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट स्यूडो फोर्स कितनी आएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर लीजिए। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास, यानी ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाई वेज का एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। तो केवल ये तीन फोर्सेस आएंगी, और अभी ये जो हमने फोर्स दिखाई है इसी को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फोर्स, या आप कह सकते हैं इसको स्यूडो फोर्स, इसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स, राइट, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो अब ये तीनों फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। अब हमें इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमने ये अज्यूम किया है कि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन उसका एक्सीलरेशन है a2, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन a2। तब इक्वेशन हम इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे, मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले M2G का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, जो कंपोनेंट होगा वो है अल्फा, तो ये हो जाएगा M2G cos अल्फा, राइट। और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसका जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा M2G sin अल्फा, ये हमारा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसमें कंपोनेंट हो गया। अब इसके अलावा आप देखिए यहां पर ये वाला जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा बाय ज्योमेट्री, ये बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए जो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा M2A1 cos अल्फा, और एक कंपोनेंट जो आएगा नॉर्मल की तरफ वो आएगा M2A1 sin अल्फा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए। अब दोनों डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस करके और लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन लिख सकते हैं।
तो ये क्या इक्वेशन आएगी, देखिए इक्वेशन ये आएगी। सबसे पहले आप देखिए जो हमारे पास ये डायरेक्शन आप देखिए, इस डायरेक्शन में देखिए क्या हो रहा है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन कौन सी फोर्सेस इसमें एक्ट कर रही हैं, इसमें हमारे पास देखिए अलोंग इंक्लाइन, अलोंग इंक्लाइन कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, m2g साइन अल्फा प्लस m2a1 कॉस अल्फा, ये किसके बराबर है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनटू मास ऑफ द ब्लॉक, यानी m2a2। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखिए क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस m2a1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m2g कॉस अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, राइट। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, that is coming from the free body diagram of the, that is coming from the free body diagram of the block, that is coming from the free body diagram of the block। अब इसी तरीके से हम वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। देखिए ये तो ब्लॉक का हो गया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फिर मैं इसको रब ऑफ कर दे रहा हूं। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, तो बहुत सिंपल सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास वेज है, ठीक है। हॉरिजेंटल से इसका एंगल अल्फा है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करें, एक तो इसका खुद का वेट मान लीजिए m1g, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो इसको जमीन से मिलेगा, तो ये दोनों बैलेंस है। और एक ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसको मिला n, वो मिला ऊपर वाले ब्लॉक से बाय थर्ड लॉ। तो यहां पर देखिए हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही थी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन इसको ग्राउंड से मिल रहा है और एक इसका खुद का वेट, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन हमको मिला ब्लॉक से ही, क्योंकि ब्लॉक को भी नॉर्मल रिएक्शन मिला था। अब इस नॉर्मल को देखिए कंपोनेंट में अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा अल्फा ही होगा। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट दिस वे इज n cos अल्फा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin अल्फा। अब देखिए ये जो वेज है हमारा, जिसको क्वेश्चन में प्रिज्म कहा गया है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सीलरेशन a1। तो अब अगर हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन करें, तो फोर्स यहाँ पर n sin अल्फा लग रही है, वर्टिकल तो बैलेंस होनी ही होनी है। तो n sin अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक वेज इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द वेज। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, राइट। अब आप देखिए हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर A1 पूछा गया है, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ द प्रिज्म, या आप कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द वेज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए n sin अल्फा, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हमको मिल गई हैं, राइट। तो हमें निकालना क्या है, A1 एक्सीलरेशन ऑफ द वेज, राइट, एक्सीलरेशन ऑफ द वेज निकालना है। तो देखिए वी हैव थ्री इक्वेशंस, राइट। तो होगा क्या इसमें, देखिए अगर आप देखें इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में नॉर्मल की वैल्यू अगर यहां से निकालें, तो m1a1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा यहां से वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी क्या हो आ जाएगा हमारे पास m1a1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस m2a1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m2g कॉस अल्फा मल्टीप्लाई, सॉरी कॉस अल्फा। फिर यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, m1a1 प्लस m2a1 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m2g साइन अल्फा कॉस अल्फा। एंड व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, m2g साइन अल्फा
cos अल्फा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फा। a1 is equal to m2 g sin alpha cos alpha and divided by m1 plus m2 sin square alpha। थोड़ा सा इसको और हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, m2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, तो हमारे पास एक्सिलरेशन a1 जो आई वो आई g sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1 बाय m2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये जो है ये हमारे पास एक्सिलरेशन आ गई प्रिज्म की। सो वी हैव गॉट द एक्सिलरेशन ऑफ द प्रिज्म। तो अब थोड़ा सा इसको समराइज में करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या था। ये बेसिकली क्या है, वेज ब्लॉक सिस्टम ही है, लेकिन यहां पर वेज और ब्लॉक दोनों मूव कर सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। ब्लॉक की मूवमेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो रही है और वेज की जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स द राइट हो रही है। तो आप देखिए ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है, ब्लॉक नीचे भी जाएगा और इसके साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम चूज की है। अब इसमें कई सारी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता दूं। इस क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम के रेफरेंस में भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्वर अगर वेज पर नहीं है, ग्राउंड पर है, तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा एंड वी विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं आएगा। सेकेंडली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करके देखिए और अगर यू वांट अ सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम आल्सो तो आप कमेंट जरूर करिए। आई विल प्रिपेयर ए डिटेल्ड सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम आल्सो। तो ये हमने पूरा सिनेरियो यहाँ पर देखा और क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से यहाँ सॉल्व किया है। अब मैं ये जानता हूँ कि आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ रही होंगी। देखो, एक तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें लॉज ऑफ मोशन का बेसिक्स पता होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझते हैं, ठीक है। अगर जो बिल्कुल अभी बिगनर बच्चे हैं जो 11th में अभी आए हैं, तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो, उनके लिए हम बेसिक लेक्चर अभी तैयार कर रहे हैं, तो पहले वो बेसिक्स को पढ़ें और धीरे 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 करके अपने लेवल को अपग्रेड करें। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो जेई मेंस और जेई एडवांस में हैं, तो उनके दिमाग में भी कुछ इशू आ सकते हैं, किस तरह आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ही क्यों लिया, नंबर वन। ग्राउंड फ्रेम में क्या सॉल्यूशन निकलेगा, यही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। इस मोशन को एनालाइज करो तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोशन है, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रेंट भी है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्लॉक जो है वेज के प्लेन के साथ साथ ही मूव कर रहा है। उसके अलावा ये जो मैंने मेथड्स लिखे, इनसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, हमसे यहाँ पर इन्होंने एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक नहीं पूछा है, लेकिन आपके पास एक्सिलरेशन ऑफ द वेज आ गया है, तो इक्वेशन 1 से आप देखिए इजीली एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये मोशन था हमारा। तो इसी तरह के और मैकेनिक्स के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो या किसी भी चीज़ में इसमें आप समझना चाह रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गिव यू द रिप्लाई। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, कीप प्रिपेयर with honesty and best of luck to all of you. Thank you.